चलिए क्लास, सभी बच्चे बोर्ड पर आ जाओ आ जाओ। चलो भाई बच्चों, बस वीडियो चालू है, देखना चालू है। अब ऐसा है भाई, देखो बच्चों, देखो जिन बच्चों ने एलसीआर ऐसे पढ़ लिया अच्छे से उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बढ़िया चलने वाला है। और जिन्होंने एलसीआर नहीं पढ़ा है भैया, अभी आगे की क्लास भी समझ में आने वाली है नहीं। दे भाई, सबसे पहले तो मुझे दे दे। बंसी का आता है एलसीआर सही से? बच गई, शांति से बैठी बैठी चुपचाप, कुछ नहीं बोली, कानों कान खबर नहीं लग रही थी। बंसी यहाँ बैठी हुई है। किससे बात कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। चलिए सो क्लास देखिए, वन बाय वन मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, ध्यान से आप सुनना ताकि आपको रिकॉल हो जाए हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहला सर्किट आप लोगों का होता है रेजिस्टिव सर्किट। मैं आपको ना 5 मिनट के अंदर सारा कुछ समझाता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। भाई ध्यान सुनना, ठीक है? 5 से 10 मिनट के अंदर सब कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा। आप सबसे पहले कौन सा सर्किट पढ़ते हैं, बोलो सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई, कौन सा सर्किट आप लोग पढ़ते हो? क्या हो गया इसको? अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा सर्किट पढ़ा था, बोलो बच्चों प्लीज भाई। रेजिस्टिव सर्किट। अब रेजिस्टिव सर्किट की खास बात ये होती है कि दोनों को साथ में ही रखता है, सेम फेस में रखता है। इसलिए सर अगर ईएमएफ इक्वेशन आप लोगों की ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट इक्वेशन बोलो क्या होगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और फेस का कितने का अंतर बोलो? कोई फेस का अंतर नहीं। क्या सहमत हो आप लोग सब बच्चे? इसका अपोजिशन बोलो कितना होता है? इसका अपोजिशन होता है सर आर। इसके अंदर अगर आप फेजर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग ये बोलते हैं कि सर अगर ये हुआ करंट, सॉरी ये हुआ अगर हमारा बोलो कौन ईएमएफ, सो वेयर इज द करंट? सर करंट इससे छोटा एरो रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों का फेस बोलो कैसा होगा? साथ में, दोनों साथ में चलेंगे। ये हाइट डिनोट करती है सर आई को, और इसकी हाइट डिनोट करती है बोलो सर किसको? ई को। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या कह रहे हैं। यही सिखाया था कि नहीं सिखाया था आप लोगों को? अगर इनका वेव डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे बच्चों? थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, फायदा आपका, ये बच्चों चीजें याद हो जाएंगी आपको फिर से, ठीक है? तो वेव डायग्राम बोलो कैसा है? वेव डायग्राम ऐसा है। और अगर करंट की वेव डायग्राम पूछो तो आप लोग इसकी करंट की वेव डायग्राम ऐसे बनाओगे। ये पूरी तरीके से दोनों के दोनों ग्राफ इशारा करते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे करंट बढ़ता है, जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे करंट बढ़ता है। फेजर, वेव डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन, कोई फेज डिफरेंस नहीं, अपोजिशन। अगर समझ में आया था तो ये एक बारी में लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। घर में प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है आप लोगों को कि सब कुछ लिख के देखना एक का। लेकिन अगर नहीं आता और आप सोच रहे कि अभी मैं शॉर्ट में समझ जाऊं तो बात बनेगी नहीं उतनी अच्छी, क्योंकि ये चीज बहुत तसल्ली से सिखाई गई है कि कौन कैसे लैग करता है, कौन कब लैग नहीं करता। सिखाया था कि सिखाया था? जब वो सीख लिए तो ये समझ में आएगा, अगर वो नहीं सीखा हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको आता है एलसीआर, ठीक है? तो मुझे बताओ जरा फटाफट से, दूसरा बोलो क्या था लक्ष्य? किस बारे में बातें कर रहा है? इंडक्टर है। बोलो जरा ईएमएफ इक्वेशन कितनी बोलो? करंट इक्वेशन बोलो कितनी? क्योंकि आपको पता है सर करंट यहां पर लैग कर जाएगा, और कितने का फेज का अंतर होगा बोलो? π/2 का फेज डिफरेंस होगा। कौन लैग करेगा आपको पता है सर? वोल्टेज लैग्स द, सॉरी करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 फेज। करंट लैग्स बाय π/2 फेज। इज दिस फाइन और नॉट? उसके बाद मुझे सब बच्चे बताओ अपोजिशन कितना होगा इसका? अपोजिशन सर एक्सएल होता है इसका, which is equal to 2 pi mu l. This is your opposition which is XL. सर फेजर बताओ इसका, फेजर बताओ जल्दी से फेजर बोलो भाई। बोलो कैसे बनाओगे इसका फेजर? सर E बनेगा सर यहां पर, जो इसकी हाइट होगी सर यहां पर ये E होगी, और ये होगा ओमेगा टी, और हमारा जो करंट होगा सर ओमेगा टी से π/2 पीछे चलेगा सर। यहां पर ये करंट होगा, जो इसकी हाइट होगी वो सर ऐसे निकल सकती है कि ये जो हाइट होगी बोलो क्या होगी? I होगी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों के बीच में π/2 का फेज का अंतर होगा। समझ नहीं आ रहा सर? और अगर मैं बात करूं सर वेव डायग्राम की, तो वेव डायग्राम बच्चों आप इसमें कैसे ऐड करोगे जरा बताओगे? तो बोलोगे सर ईएमएफ इक्वेशन तो बन जाएगी ऐसी, लेकिन सर क्योंकि हमारा करंट π/2 से लैग करता है, तो जब ईएमएफ π/2 फेज पे पहुंच जाती है तब करंट बनना, जब ईएमएफ पहुंचती है अपनी पाई फेज पे तब करंट अपने कौन से पहुंचता है बोलो? π/2 पे।
फिर करंट पहुंचता है पाई वाली कंडीशन पे, ये पहुंच जाता है 3π/2 वाली कंडीशन पे, और जब वो पहुंच जाता है ईएमएफ अपनी कौन सी कंडीशन पे 2π पे, तब ये कौन सी में बैठा होता है 3π/2 पे। अरे नहीं आया समझ में? तो ऐसे चलता है बच्चों, समझ सकते हो उसके बाद क्या चल रहा है। तो मतलब ये पहले बन गया है ईएमएफ और करंट ने बनना स्टार्ट करा है कब? जब वो ऑलरेडी ईएमएफ π/2 फेज से बोलो क्या हो चुका है आगे, ईएमएफ बन के 0 से π/2 वाली फेज पे आ चुका है, तब करंट बनना स्टार्ट करता है। इसी को तो बोलते हैं कि करंट कितने से लैग कर गया π/, लेकिन जब मैं एलआर सर्किट पढ़ाऊंगा तब वो लैग तो करेगा, बट पूरे π/2 से लैग, तो π/2 का लैग होता है यहां पर आके, लेकिन वो थोड़ा उससे कम लैग करेगा तो वो पहले ही बनना स्टार्ट कर देगा। लैग तो करेगा बट पूरा π/2 से लैग, यही आपको स्मार्टनेस दिखानी, समझ में आ जानी चाहिए चीज। तो ये वाली दोनों बातें समझ में आ गई। इसके बाद जरा मुझे बताओ कौन सा सर्किट आता है, बोलो सी सर्किट। अगर बच्चों सी सर्किट आया तो जरा बताओगे सी में क्या होता है, बोलो जरा। ईएमएफ इक्वेशन बोलो क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो करंट इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सर π/2 से लीड करेगा सर इस बार हमारा जो करंट है। सो बोलेंगे सर करंट लीड्स, या वोल्टेज लैग्स भी बोल सकते हो, करंट लीड्स बाय π/2। अब जरा बताओ इसका जो अपोजिशन होता है वो क्या होता है, XC, which is equal to 1 by omega c, which we can say that 1/2 pi nu c। Is this okay? अच्छा वो डीसी एसी वाला सिस्टम बताया ना आप लोगों को, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो ये 0 फ्रीक्वेंसी होने पे एक्सएल भी 0 आएगा, मतलब कि इंडक्टर डीसी को कोई अपोज, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी 0 रखो एक बार, 1/0 कितना, इंफिनिटी, मतलब एक्सी इंफिनिटी आएगा, मतलब कि कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है डीसी करंट के लिए, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0 और 1/0 बोलो क्या होगा, इंफिनिटी। मतलब डायरेक्ट करंट के लिए एक्सएल बोलो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। नहीं है बस मैंने बताया भी था कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, नहीं आ रहा याद। अच्छा उसके बाद जरा मुझे बताना इसका फेजर कैसे बनाओगे। तो फेजर बड़ा आसान है सर, फेजर में कुछ नहीं करना सर, जहां पर भी ईएमएफ इक्वेशन है, जहां पर भी ईएमएफ इक्वेशन है सर, ये हाइट बोलो किसकी होगी, बोलो ई की, करंट उससे बोलो कितना लीड कर रहा होगा, बोलो π/2। तो यहां पर बच्चों करंट आएगा, दिस इज योर आई नॉट एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ आई। अरे नहीं आ रहा समझ में सर, नहीं आ रहा ना, π/2 से लीड करेगा। चलो बोलो बोलो वेव डायग्राम कैसे बनाओगे, वेव डायग्राम कैसे बनाओगे, बोलो बोलो। ये आ जाएगी बोलो ईएमएफ इक्वेशन, और क्योंकि इस बार कौन लीड करने वाला है, करंट। तो जब ये शुरू करता होगा ना बनना, तब तक करंट अपनी कौन सी कंडीशन दिखा रहा होता होगा, π/2 वाली। तो उसके बाद करंट अपनी पाई वाली कंडीशन पे आ जाएगा। देखो अरे पहले से ही बन रहा मतलब करंट, तो जब ये 0 पे है तब वो कौन सी कंडीशन पे, π/2 पे। ऐसे पहचान होती है, समझ नहीं आ रहा लेकिन सर, नहीं आ रहा। अब बोलो ये π/2 पे पहुंचा, ये अपनी पाई वाली कंडीशन शो कर रहा है। ईएमएफ पहुंचा पाई वाली पे, देखो पाई वाली पे, ये कहां पहुंच गया, 3π/2 वाली पे, और ईएमएफ पहुंचा 3π/2 पे, तब वो कहां पहुंच गया, बोलो 2π पे। मतलब बोल सकते हो सर करंट पहले से बन रहा था, नहीं आया समझ में, तब ईएमएफ बन में नहीं रहता, करंट पहुंच गया π/2 तब करंट ने ईएमएफ बनना शुरू करा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई क्या करती है। सीबीएसई ऐसे डायग्राम बना के देती है वेव डायग्राम के, और बोलती है कि बताओ कौन सा एलिमेंट सर्किट में लगा हुआ है, और ऐसे लिख देती है कि ये ई है और ये आई है। आपको दिखेगा सर करंट ने लेट बनना शुरू करा, करंट π/2 से लैग कर रहा है, पक्का सर इंडक्टर है। कौन है बोलो, इंडक्टर है। यहाँ पर वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट तो पहुंच चुका था अपनी π/2 कंडीशन पे और ईएमएफ ने बनना शुरू करा, सर वोल्टेज लैग कर रही है, सर्किट कैपेसिटिव है। ऐसे आइडियाज लगते हैं, ये ऐसे फेजर दे देगा, अपने आप आइडिया लगेगा, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट है, π/2 से लीड कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट है, π/2 से कम से लीड कर रहा है, आरसी सर्किट है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं आया समझ। अच्छा उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला था बच्चों, अगर सर्किट बोलो कौन सा हो जाए, कौन सा हो जाए बोलो, कोई नहीं टाइम लगेगा बच्चों हमारे यहाँ पर, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग अच्छे से सीख जाओगे कि चीज करनी क्या थी हमें। बताओ एलआर सर्किट में क्या होगा बच्चों, आर एल, बोलो ईएमएफ इक्वेशन कितनी, बोलो ई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन लैग करेगा, कौन लैग करेगा सर, गारंटीड करंट लैग करेगा, बिकॉज सर यहाँ पर इंडक्टर बैठा हुआ है, रजिस्टर दोनों को साथ रखने की कोशिश करेगा और इंडक्टर करंट को पीछे रखने की, तो कहीं ना कहीं करंट पीछे ही छूट जाएगा सर। उसका मैंने हिसाब किताब तुम्हें कैसे बनाना सिखाया था, याद करो कैसे बनाना सिखाया था, बोलो। मैंने बोला था कि ये क्या करेगा, करंट अगर ऐसे है, करंट अगर ऐसे है दोनों में, तो इसकी जो वोल्टेज है, रजिस्टर की जो वोल्टेज है वो क्या करेगी, बोलो रजिस्टर की वोल्टेज ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेम फेज। एंड व्हाट डज द वोल्टेज डू टू द इंडक्टर ट्राइंग टू डू, सर वोल्टेज डू टू द इंडक्टर आगे रहने की कोशिश करेगी। एग्री और नॉट? तो मुझे तुम सब बच्चे ही बताओ, अगर यहां पर बच्चों आई है, यहां पर बच्चों आई है, तो वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर यहां पर है, और वोल्टेज ड्यू टू द इंडक्टर बोलो कहां पर है। अरे सर मैं बोल सकता हूं ना कि रेजिस्टर वाला जो एलिमेंट है वो काम कर रहा है करंट को साथ रखने की, और इंडक्टर वाला काम कर रहा है बोलो कहां रखने की, बोलो π/2 से लीड कराने की। तो नेट शेल क्या होगा, नेट शेल क्या होगा, क्योंकि एक की कोशिश है आगे रखने की π/2 से वोल्टेज को, या करंट को π/2 से पीछे रखने की, और एक की कोशिश है साथ रखने की। तो ना तो पूरी तरीके से आगे रहेगा ना पूरी तरीके से साथ रहेगा, मिला जुला असर पड़ेगा वेक्टर वाला।
मिला जुला असर ये रहता है कि हमारा वोल्टेज जो है ना वो लीड करता है फाई से, या करंट लैग करता है फाई से। तो यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इस सर्किट को जब मैंने सॉल्व करा था तो मेरा इंपेडेंस कितना आया था, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। और अगर मेरे को फाई निकालने का मन हो तो बच्चों में कैसे निकालूंगा सर, वैसे तो निकला था फाई 10 फाई आया था वीएल बाय में क्या वी आर विच इज इक्वल टू आई एक्सएल बाय में आई आर विच इज इक्वल टू एक्सएल बाय में क्या। अब मैं तुम्हें उसका नहीं करा रहा हूं, आरसी का। आरसी का अपने आप दिमाग लगाओ। आरसी में क्या होगा, अगर वी आर और आई यहां पर होगा तो वीसी यहां पर होगा, उन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां पर बनेगा, तो ई नेट नीचे बनेगा। कौन लैग कर जाएगा, वोल्टेज 5 फेज से। और 5 कैसे आएगा, वही आएगा एक्सी बाय आर, इंपेडेंस आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या एक्स स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन पक्की बात है। और एलसीआर भी याद है कि नहीं, तो मेरे को लगता है ये सब बताने के बाद आपको चीजें याद आ जानी चाहिए सारी की सारी। अब मैं क्वेश्चंस कराऊं, चलिए क्वेश्चन लिखिए। शुरुआत तो आसान से की रही यार। एक बात मैं और बता देता हूं, क्लास प्लीज बोर्ड पे देखो। कुछ चीज जो अब तक आपसे अभी तक शेयर नहीं करी है इस टॉपिक में, वो क्या है वो सुनो। देखिए आप लोगों को ना एक चीज याद रखनी है, अपोजिशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आपका ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। अब आपको इधर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्लास प्लीज। आप लोगों के घर की जो सप्लाई है ना वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है आपके घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब वो एक सेकंड में कितने ऐसे ऑसिलेशन देता है, 50। ये एक ऑसिलेशन है, फिर 2, फिर 3। कार्तिक यहाँ पर, तो ऐसे एक सेकंड में कितनी बार आपका घर का करंट ऑसिलेट करता है, ऐसे से 50 बार करता है। ये एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, ऐसे 50 बार करता है। अगर वही घर में 60 हर्ट्ज की सप्लाई आने लग जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल गई, 70 हर्ट्ज के आने लग जाए, 70 बार ऑसिलेट करेगा। इससे जो अपोजिशंस पैदा कर रहा है हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इनके अपोजिशंस पे क्या असर पड़ता है ये ग्राफ बताना है हमें। तुम मुझे बताओ जरा, अगर बात करो इंडक्टर की, पहले इंडक्टर की देखते हैं बोर्ड पे। फॉर इंडक्टर योर एक्सएल इज इक्वल टू में ओमेगा एल विच इज इक्वल टू, इसका मतलब जो एक्सएल होता है वो फ्रीक्वेंसी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाँ भाई, वैसे वैसे एक्सेल भी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाओगे तो एक्सेल भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि इंडक्टर ज्यादा अपोज करने लगता है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट। लेकिन अगर यही बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर होता है एक्सी बराबर में 1 बाय में ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 पाई में 2 पाई न्यू सी विच इज एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो बोलो क्या आएगा ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ दे दे अपोजिशन का, समझ जाना कैपेसिटर है। ऐसा ग्राफ दे दे, बोलो क्या समझ जाना, इंडक्टर है। और ऐसा ग्राफ, क्या रेजिस्टर का अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो आप फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ाइए, रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके अपोजिशन में कोई भी चेंज। एक सर्किट में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है तो एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए घटाइए, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंडक्टेंस पे फर्क पड़ता है। मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, बट रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। अरे देखो ना, इसका अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, उसका अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसका अपोजिशन ही आर है, और आर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो कभी अगर ग्राफ ऐसा आए तो मेक श्योर कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रेजिस्टेंस का है, ये इंडक्टर का है, और वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। पक्की बात है। एक तो ये बात बड़ी ज्यादा पूछ सकता हूं आप लोगों से, क्लियर है। दूसरी बड़ी जरूरी चीज, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है।
कुछ और मैं याद कर लूँ कि न्यूमेरिकल्स में और आपको क्या वो अराइज करता है। ठीक है, बाकी तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त ही पता लगेगा। ठीक है, शुरू करा जाए, करें शुरू। करेंगे इस पे, पढ़ता ही रहता है ना ये। अरे यार, ओए बताना पहला ही क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या है, सेकंड वाला। देखो, करंट और फ्रीक्वेंसी की अगर वो आपसे बात कर रहा है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आपको करंट और फ्रीक्वेंसी नहीं, हमने आपको अपोजिशन और फ्रीक्वेंसी पढ़ाया है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना, आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप लोगों ने फ्लो में क्या कर दिया, कैपेसिटर पढ़ा, अपोजिशन और फ्रीक्वेंसी का आपने ग्राफ इनवर्स पढ़ा था, सीधा टिक कर दिया। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, लोचा हो गया भाई, है ना। क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर आपको सोचना चाहिए, अपोजिशन किसी चीज का अगर फ्रीक्वेंसी के साथ घटता है तो करंट बढ़ेगा, और बढ़ किस में रहे, सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, आप देख रहे हो कैपेसिटर है, पढ़ाया जैसा था। देखो सीबीएसई बस यही थोड़ा देखती है आप कितना तसल्ली से क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हमने आपको अपोजिशन पढ़ाया तो करंट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर करंट उसने पूछ लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपेसिटेंस के अंदर आपने पढ़ा हो तो अपोजिशन का ग्राफ कैसा था, अभी तो पढ़ा है। देखो अपोजिशन कैपेसिटेंस का बोलो कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे घटता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे करंट बेसिकली क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी सर्किट का अगर अपोजिशन कम होगा तो करंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। अच्छा 2022-23 में क्वेश्चन पढ़ो कैसा था, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक एसी सोर्स है जनरेटिंग अ वोल्टेज E is equals to में E नॉट साइन ओमेगा टी is connected to a capacitor of capacitance C। वोल्टेज है V is equals to V नॉट साइन ओमेगा टी is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर C लगाया गया है। कह रहा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, डेरिवेशन करना है करंट वाला। याद है आपने इसमें करंट हो गया प्रूव करा था, I is equals to में I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वो ड्राइव करो। उसके बाद E और I का एक ग्राफ बनाओ, जो वेव डायग्राम बनाना है आप लोगों को, नहीं अरे, और आपको ये भी शो करना है कि करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 लीड करेगा। तो वो जब इक्वेशन बन जाएगी तो आपका लीड हो गया। तो जो मैंने ड्राइव कराया था पूरा करना था, आपको 3 नंबर मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये फ्री के मार्क्स से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। ये बल्ब वाली जो कैटेगरी है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन की। अब ये मैं आपको कराता हूँ जो बल्ब वाले क्वेश्चन है कैसे करने। चलो ये दिख गया तो पहले इसी को करते हैं। आ जाओ भाई सब बच्चे, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सुनो भाई। क्वेश्चन क्या देगा, पहले एक इंडक्टर लगा देगा, यहां पर एक बल्ब लगा देगा और यहां पर लगा देगा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ये इंडक्टर लगा दिया। क्वेश्चन पढ़ना भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। वो कहेगा व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। अब कुछ बातें बोलेगा, क्या बात बोलेगा, है what will happen to the brightness of bulb if an iron rod is inserted between inductor coil। इन्होंने कुछ और दिया होगा शायद, इन्होंने क्या दिया हुआ है, चलो इसका कर लेते पहले क्वेश्चन। एक आयरन कोड इन्होंने बाहर निकाली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देख लेते हैं इंसर्ट करने पे क्या होता है। क्लास बोर्ड पे बड़ा जरूरी और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है।
आपको नजर रखनी है कि आप एक बात हो, कुछ इस सीरीज में लगी हुई है तो इसके पास भी कुछ वोल्टेज गिरेगी भाई, ये भी कुछ वोल्टेज लेगा, ध्यान देना भाई, और ये भी कुछ वोल्टेज लेगा। दो तरीके बताऊंगा आपको, जो सा बेहतर लगे वो वाला कर लेना। कुछ वोल्टेज ये लेगा, कुछ वोल्टेज ये लेगा, ऐसे ही। अब मुझे बस एक बात बताओ, अगर इसमें होने वाला अपोजिशन, अगर इंडक्टर में, पहले आसान वाला तरीका करते हैं, चलो वाला, अगर इंडक्टर में पैदा होने वाला अपोजिशन बढ़ गया, अपोजिशन, तो मुझे बताओ बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा। मेरा सवाल यह कि इंडक्टर ने ज्यादा अपोज करना शुरू कर दिया तो बल्ब की अपोजिशन, बल्ब के अंदर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी ना। अगर ये ज्यादा अपोज करेगा तो उसके पास करंट कहां से जाएगा, और अगर ये कम अपोज करेगा तो ज्यादा। तो बस इतना देखना है कि इंडक्टर कॉइल में रोड इंसर्ट करने से, अर्चित यहां देख ले, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, दिखेगा ना क्वेश्चन, फिर पेपर में नहीं हो पाएगा, फिर टेंशन में आएगा। इंडक्टर कॉइल को इंसर्ट करने से आपको बस चेक करना है अपोजिशन पे क्या फर्क पड़ेगा। और ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू एल, और हमें देखना है कि भैया एल पे क्या असर पड़ेगा जब इसमें रॉड जाएगी। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा क्लास में। अरे भैया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। किसी भी इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, वो कितनी लंबी कॉइल है, कितने एरिया ऑफ प्रोटेक्शन वाली कॉइल है, कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और किस परमिएबिलिटी का मीडियम उसमें है। तो अभी तो वैक्यूम है, बोलो क्या है, बोलो वैक्यूम। लेकिन जैसे ही तुमने वैक्यूम की जगह पर इंसर्ट कर दी इसके बीच में एक रॉड, इफ रॉड इज इंसर्टेड, मुझे बताओ क्या चेंज हुआ, सब बच्चे बताओ क्या चेंज हुआ, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ। तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो, म्यू ऑफ द मीडियम एन स्क्वायर ए एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में भैया, जब तक एयर है तो एयर की परमिबिलिटी, और जैसे ही कोई मीडियम डालोगे किसकी परमिबिलिटी, बोलो मीडियम की परमिबिलिटी। और पता नहीं तुम्हें कितना याद है, किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी एयर की परमिबिलिटी से बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे परमिटिविटी भी हर मीडियम की एयर की परमिटिविटी से बोलो क्या होती है, ज्यादा। सबसे मिनिमम परमिटिविटी या परमिबिलिटी किसकी होती है, बोलो एयर की ही होती है। बाकी सभी मीडियम इनसे ज्यादा ही अपोज करते हैं, भूल गए क्या आप लोग, वो छोड़ दीजिए। आप लोग बस ये बात ध्यान रखिए क्लास प्लीज, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस निकालूंगा यहां से। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब मैं रॉड इंसर्ट करूंगा तो इस इंडक्टर कॉइल के बीच में एयर की बजाय बोलो क्या आ जाएगा, कोई मीडियम आ जाएगा। और जैसे ही कोई मीडियम आएगा तो यहां पर किसकी परमिबिलिटी आएगी, मीडियम की। और मीडियम की परमिबिलिटी बोलो वैक्यूम की परमिबिलिटी से बोलो क्या होती है, ज्यादा। तो क्या बढ़ जाएगा, बोलो एल बढ़ जाएगा। और अगर एल बढ़ गया तो एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया मतलब अपोजिशन बढ़ गया, और अपोजिशन बढ़ गया तो इसका मतलब बल्ब डिमर हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, बोलो, तो बल्ब गेट्स डिमर या ब्राइटनेस विल बी लोअर। नहीं आई बात समझ में, डिक्रीज कर जाएगी। नहीं आया समझ, बहुत मुश्किल हो गया, नहीं है। तो यहां पर क्या बोलोगे, बोलो, हम बोलेंगे एल इंक्रीज, क्लास प्लीज, एल इंक्रीज तो एक्सएल इंक्रीज, एक्सएल इंक्रीज तो बोलो क्या करेंगे, बल्ब गेट्स डिमर। अरे डिमर क्यों होगा भाई, क्योंकि तुम सोचो ना, ये क्या होता है, एक्सेल अपोजिशन होता है। और अगर सर्किट के अंदर कोई चीज ज्यादा अपोजिशन पैदा करने लग गई तो बल्ब तो डिम हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन है, सवाल बोलूंगा ध्यान से सुनते चलना। वो बोले कि मैंने इस इंडक्टर कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया है, अब बताइए बल्ब डिमर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दोगे तो एल बढ़ जाएगा, तो एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा मतलब अपोजिशन बढ़ेगी सर सर्किट के अंदर, तो करंट कम आएगा। नहीं आई बात समझ। चलो वो सेफ सवाल करेगा, कहेगा मैंने इस इंडक्टर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ घटा दिए हैं, घटा दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने घटा दिए। तो अगर मैंने एन घटाया तो एल घटा, और एल घटा तो एक्सएल घटा, अपोजिशन घटा तो करंट बढ़ा, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। हो गया समझ में। बोलेगा मैंने इंडक्टर कॉइल की लेंथ बढ़ा दी, मैंने एक इंडक्टर कॉइल ऐसी ले जिसकी लेंथ बढ़ी है, सिर्फ लेंथ बढ़ी है, तो लेंथ बढ़ी है तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेल यानी आपका अपोजिशन टू द सर्किट बढ़ जाएगा, इधर एक्सेल बढ़ जाएगा तो करंट कम आएगा भाई, बल्ब डिमर हो जाएगा। नहीं आया समझ, पक्का। चलो देखते हैं कितना समझ में आया।
करो करो करो, बताओ किस केस में डिम होगा, किस केस में ब्राइट होगा, जल्दी बता दो, दिमाग लगाओ। हिंट देना है, फॉर्मूला बता देता हूं, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और इसका पोजीशन एक्सएल नहीं होता, इसका पोजीशन एक्स ही होता भाई। हो गया? चलिए क्लास, एक बार सभी बच्चे बताने की कोशिश करें भाई क्या होगा पहले वाले में। अगर बात करी जाए, देखिए पहला केस क्या है क्लास प्लीज, इससे पहले जो कैपेसिटर बैठा है उसका अपोजिशन बोलो क्या होता है, एक्सी होता है। और एक्सी का फॉर्मूला बोलो सब बच्चे क्या होता है, 1 में 2 पाई न्यू सी। क्लास प्लीज, बोर्ड पे देखिए यार, बड़ा आसान है ये टॉपिक और आता है एग्जाम के अंदर ये। अब क्या बोलेगा वो ध्यान सुनो, कहेगा पहले वाले क्वेश्चन में कि हमने इसके बीच में एक स्लैब डाल दी। अब इसके लिए तुम्हें चैप्टर 2 भी आना चाहिए। अगर स्लैब डाली होती तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बिल्कुल मत समझिएगा, समझ में नहीं आ रहा ना तो आपने भैया सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी इस चैप्टर की चीज ही नहीं है। तो अगर हम स्लैब डालते हैं तो इससे क्या होता है, मीडियम फिर बदल जाता है और नया कैपेसिटेंस बोलो क्या आता है, ए एप्सिलॉन एम बाई में डी। जैसे ही नया मीडियम आता है, आपको पता है मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम ज्यादा होती है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बोलो? तो पहले वाले केस में क्या बोलेंगे सब बच्चे, कैपेसिटेंस गॉट इंक्रीज्ड, और कैपेसिटेंस बढ़ा तो एक्सी, और अपोजिशन अगर किसी ने कम कर दी तो करंट ज्यादा आएगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बल्ब गेट मोर ब्राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पोजीशन पे चेक करना बस आपको, और कुछ नहीं करना। सिर्फ ओए क्लास प्लीज भाई, बातें किस लिए हो रही है मैं समझ में नहीं आ रहा। कनिष्का, तो भाई तुम लोग अपने डिस्कशन बंद करो, सब बच्चे अपने डिस्कशन बंद करो, शोर ज्यादा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है दो बच्चे मिलके। हर्षित पिटाई हो जाएगी। मेरे को तुम बस ये बताओ, अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब डालूंगा तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है? तो भाई पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, तो पिछला कुछ तो याद होगा, कभी तो पढ़ा था हमने ऐसा। जैसे ही स्लैब डालते हो केसी हो जाता है, बस मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, मेरे को लगा और मुश्किल ना हो जाए तुम लोगों के लिए। तो जब स्लैब डालोगे तो के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, एक्सी घटेगा मतलब अपोजिशन कम करेगा कैपेसिटेंस, तो अपोजिशन कम करेगा तो करंट ज्यादा भेजेगा, करंट ज्यादा भेजेगा तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। थर्ड सेकंड पार्ट बताओ, ओए सेकंड बोलो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज। सर डी बढ़ा देंगे, सॉरीश डी बढ़ा देंगे, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा देंगे। अगर डी बढ़ाओगे, बताना जरा, अगर डी बढ़ेगा सी घटेगा, सी घटेगा एक्सी बढ़ेगा। कुछ कह रहे हैं पता नहीं क्या, कुछ बढ़ा रहे हैं पता नहीं घटा रहे हैं। डी बढ़ा सी घटा, सी घटा एक्सी बढ़ा, एक्सी बढ़ा मतलब अपोजिशन बढ़ी, अपोजिशन बढ़ी मतलब करंट घट गया। लॉजिक है सिंपल सा यार, उसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो?
डी जो है वो क्या हुआ, अरे इधर सेपरेशन बढ़ा, कैपेसिटेंस घटा, एक्सी बढ़ा, अपोजिशन ज्यादा होगा तो करंट कम आएगा, बल्ब डिमर हो जाएगा, सो बल्ब गेट्स डिमर। चलो चलो चलो, पिटोगे तुम लोग बस अब। एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीज्ड, बोलो। एरिया बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा, एक्सी घटा, अपोजिशन घटा, करंट ज्यादा आएगा, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सही है, तो एरिया बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा, एक्सी घटा, अपोजिशन घटा, बल्ब गेट्स मोर ब्राइट। चलो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। मैंने एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बताओ बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा कम ग्लो करेगा? एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से मैंने 60 हर्ट्ज कर दी, एसी फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। फोर्थ पार्ट, if frequency of AC is increased, frequency of AC is increased, बोलो भाई क्या होगा? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक्सी घटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक्सी घटा, अपोजिशन जैसी कम हुआ बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, बल्ब गेट्स मोर ब्राइटर। अब तुम मुझे बता दो बल्ब वाले क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना? नहीं, ये कई बार ऐसा भी बना के देगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर बोलेगा ये एरो का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। कैपेसिटर बोलो कैसा वेरिएबल है, बोलेगा बताओ जरा व्हाट हैपेंड टू बल्ब, व्हाट हैपेंड टू बल्ब, जल्दी से आंसर कर देना भाई। व्हाट हैपेंड टू बल्ब इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर is decreased, keeping other elements constant, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, किसी में कोई बदलाव नहीं करा। तो बस बच्चों कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को वो दो चीजें और देगा, बदलेगा किसी एक में ही। तो आपको जैसे ही उसने बोला कि भाई सेपरेशन बढ़ा तो डी बढ़ा है घटा, घटा, तो सेपरेशन कम हुआ, डी कम हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, तो सी बढ़ गया, सी बढ़ गया तो एक्सी घट गया, अपोजिशन कम हो गया, बल्ब गेट्स मोर ब्राइटर। समझ नहीं आया तो तुम मुझे बताओ जरा फटाफट से, बल्ब वाले क्वेश्चन में चाहे वो रेजिस्टर में चेंजेस करे, चाहे वो कैपेसिटर में, चाहे वो इंडक्टर में, सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे तुम लोग? तो हो जाएगा, बल्ब वाले क्वेश्चन हो जाएंगे पक्का। जरा जो इनका क्वेश्चन था वो, अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में तुम लोगों को? अब करना ही क्वेश्चन, करना ही क्वेश्चन। ओ भाई साहब क्वेश्चन बताओ। रोड को बाहर निकाल लिया, रोड को बाहर निकाल लिया तो पहले इंडक्टेंस ज्यादा होगा, बाद में इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम हो गया तो एक्सेल भी कम हो गया, अपोजिशन कम हो गया, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो इंक्रीज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। कुछ प्रॉब्लम बोलो भाई, है तो बता दो, अरे बोलो ना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। चलो ये बताना, एक और बल्ब वाला क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही यार तो पढ़ना। एक लैंप लगा हुआ है इंडक्टर के साथ, क्या होगा ब्राइटनेस के साथ अगर हम आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं? तो आयरन रॉड इंसर्ट करते के साथ ही इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, अपोजिशन बढ़ जाएगा, बल्ब गेट्स डिमर। ठीक है, मैंने आपको उससे भी ज्यादा करवा दिए क्वेश्चन कि आपको वो दिक्कत ना करें, ठीक है ना? ये बताना, ए क्वेश्चन करो 24वां, पढ़ना 24वां क्वेश्चन। ये पूछूंगा मैं बादल से, बादल हंस रहा है, 24वां बताऊंगा। बादल 24वें का आंसर तू बताएगा, ले नहीं दिख रहा, आजा बोर्ड पे आ जाओ, अब बोल 24वां। बादल तूने बहुत दुखी कर रखा कुछ दिनों से,
अरे पहले में उसने स्लैब डाल दी, आर को सेम रखा, आर को नहीं बदला, अगली बार उसने आर को बढ़ा दिया और कैपेसिटेंस को सेम रखा। चल पहले में बता बल्ब के साथ क्या होगा। पहले में ब्राइटर होगा बच्चों, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि जैसे आप कैपेसिटेंस में स्लैब डालोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा एक्सी घट जाएगा, अपोजिशन कम होने से ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड वाला बताएगा मुझे आशुतोष। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कह रहे तो कराए नहीं, कम हो जाएगा। अरे सिंपल है यार, आर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो भैया अपोजिशन बढ़ गया, अपोजिशन बढ़ गया तो कम ग्लो करेगा। अब बताओ करने में दिक्कत आ रही कोई? आ रही है भी? ये बोलो 2021-22 में आया था इम्पीडेंस था एलसी सर्किट का, अरे बोलो। भाई आप ऑप्शन वाइज सोचेगा तो यही करेक्ट बनता है, और तो कोई क्रेस की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन। चलो 13वां बताओ, 13वां, 13th। अगर π/2 का फेस का अंतर है तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? ओनली सी हो सकता है सर, ओनली एल हो सकता है सर। एल एंड आर, एंड का मतलब दोनों है सर, दोनों है तो π/2 का अंतर तो नहीं हो सकता सर, फाई का अंतर होता है। और एल और सी का मतलब या तो एल या सी, ये भी हो सकता है सर, कोई एक है इनमें से, और का मतलब होता है कोई एक होना। सी ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, तब बात बनती है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था तो 2018 में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। पढ़ो एक बार, क्या बोलता है, पढ़ो एक बार। एक डिवाइस एक्स है, चलिए क्लास बोर्ड पे प्लीज। क्वेश्चन की इक्वेशंस को देख के पहला E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अरे V से टेंशन मत लेना यार, ये में भी है करंट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ऐसा किसमें होता है कि करंट एड करता है? कैपेसिटर में। इतना साधारण क्वेश्चन आता है, कहता है आइडेंटिफाई डिवाइस एक्स, डिवाइस को पहचानो सर, कैपेसिटर है, उसका एक्सप्रेशन लिखो। ए रिएक्टेंस कौन है? अरे जो उसका अपोजिशन होता है उसी को बोलते हैं रिएक्टेंस। भी मैंने लिखा भी था एक बार, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों शोर मचाना बंद करो यार, मैं बोलूंगा तभी सुनेगा आप लोगों को। एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस होता है एक्सएल विच इज द फॉर्मूला ऑफ 2 पाई न्यू एल। सेकंड बोलता है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट विद इन द टाइम। आता है आपको सी का ग्राफ बनाना, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। नेक्स्ट, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द एक्स वेरी विद द फ्रीक्वेंसी? एक्सएल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनवाए, सीधा जाएगा। शो दिस वेरिएशन ग्राफिकली, कर लोगे। उसके बाद फेजर डायग्राम बनाना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, एक्सी है, चलो यार एक्सी बराबर 1/ωc कर देना, जिसका भी है जो भी है। तुम ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर उठाने मुश्किल है क्या? मैंने क्या बोला, चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल नहीं आते इस चैप्टर से। सुनो और क्लास, अभी चीजें, अभी इस तरह के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। आज टाइम नहीं बच रहा लग रहा है उसके लिए, लेकिन मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो आप लोगों सारे।
ये ए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये कल करेंगे लेकिन लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन कर दो, ये रहा, बस ये कर दो। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है, वो बल्ब के साथ सीरीज में लगा है। हाउ वुड द ब्राइटनेस चेंज्ड इफ द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड? बोलो भाई बोलो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस होंगे तो एल भी रिड्यूस होगा, एक्सएल भी रिड्यूस, अपोजिशन कम होते ही ब्राइटनेस ज्यादा। डन? अरे आया समझ में? सेकंड, अगर आयरन रॉड इंसर्ट कर दें तो आयरन रॉड इंसर्ट करते के साथ ही परमेबिलिटी बढ़ गई, एल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, अपोजिशन बढ़ गया, ब्राइटनेस घट गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस एक्सी है जो कि एक्सएल के ही बराबर है, इज इंसर्ट इन द सीरीज विद द सर्किट। अब उसके सीरीज में एक हमने क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस उसके बराबर ही है। अब यहां तुम्हें पता है क्या होने वाला है? देखिए, एक्सएल एक्सी के पोजीशन को खत्म कर देगा। तो ये सर्किट, मतलब मैं देखो, सुनो सुनो मेरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तुम्हें अभी समझ में आ जाए तो अभी बता देता हूँ। सुनो, तो क्लास, इसने क्वेश्चन एलसीआर से बना दिया। कैसे? आप लोग कहीं से एलसीआर कैसे बन गया? सिर्फ इंडक्टर ही तो लगा था बच्चों, इंडक्टर के साथ क्या लगा हुआ था? बल्ब, और उसने बोला मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया। पता है, कुल मिला के ये सर्किट जो है ना एलसीआर बन चुका है। कैसे बन चुका है बताओगे? सर एलसी और इसका खुद का रेजिस्टेंस है एलसीआर। और मुझे बताइए, किसी भी एलसीआर सर्किट का जो अपोजिशन होता है वो कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का स्क्वायर। मैं तुम्हें एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं, किसी भी एलसीआर सर्किट का जो मिनिमम इंपेडेंस होता है, मिनिमम मतलब कि सबसे कम अपोजिशन, वो तब होता है जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। सुन लो क्यों, दिमाग लगाओ। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा हुआ तो भी सर मान लो ये 5 है और ये 2 है, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का। नाजिया यहां पर ये 5 है, ये 2 है, तो 3 का स्क्वायर होएगा, 9 आएगा, कुछ ना कुछ जुड़ के इंपेडेंस बढ़ गया। सोचो चलो एक्सएल छोटा है, एक्सी बड़ा है, ये 5 है वो 2 है, अरे ये 5 है वो 2 है, तो भी सर -3 आया, -3 का स्क्वायर 9 आया, फिर भी बड़ा हुआ। अरे समझो, एक्सएल बड़ा हो चाहे एक्सी बड़ा हो, उसका स्क्वायर होना है। क्या होना है बोलो? दोनों सूरत हाल में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन सबसे कम इंपेडेंस कब मिलने वाला है? जब ये चीज 0 हो जाए। जब ये चीज बोलो कितनी हो जाए, और ये चीज 0 कब हो सकती है बोलो? जब एक्सएल किसके बराबर होगा? अरे याद करो लास्ट वाला जो केस बताया था, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, सर्किट का नेट इंपेडेंस मात्र कितना आएगा बोलो? आर। इस समय सर्किट, एलसीआर सर्किट ऑफर्स मिनिमम अपोजिशन, एंड एट दैट टाइम द मिनिमम अपोजिशन, इसका मतलब मैक्सिमम करंट। केस नंबर 3 है। तो बल्ब की ब्राइटनेस ऐसे केस में क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी बोलो? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बताऊं, एक क्लास, कैपेसिटर के आ जाने से उसने इसका अपोजिशन भी खा गया हो। क्यों भाई? क्यों भाई? क्लास, या तुम देखो ध्यान से चुपचाप बैठे रहो और सुनो बस। यहां पर जब तक ये कैपेसिटर नहीं था, मुझे कोई बताएगा अपोजिशन कितना था? यही था। जैसे ही कैपेसिटर आया, पोजीशन क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन जरा बताओ, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? भाई मैं कह रहा हूं, जब तक ये ऋतिका रवनीत क्या कर रहे हो, यहां देखो ना, जब तक कैपेसिटर नहीं था तब तक जो 2 चीजें थी, बोलो कौन कौन सी? एक इंडक्टर और एक इसका रेजिस्टर भी तो होगा ना। तो बोलो क्या बनेगा तब तक इंपेडेंस क्या बनेगा? √R² प्लस में एक्सएल स्क्वायर। जैसे ही कैपेसिटर आ गया, अपोजिशन क्या हो गया? √R² प्लस एक्सएल माइनस। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन बढ़ गया, लेकिन आप ये भूल गए, क्वेश्चन बोला है कि एक्सएल किसके बराबर है? तो एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ तो 0 हो गया। बोलो कितना आ गया? ZR। अब बताओ, ये इंपेडेंस ज्यादा है या ये इंपेडेंस ज्यादा है? वो वाला ना। तो पहले इंपेडेंस ज्यादा था, बाद में इंपेडेंस क्या हो गया? कैपेसिटर की एंट्री के बाद इंपेडेंस कम हो गया सर्किट का, बिकॉज एक्सी किसके बराबर है? एक्सएल के। और इंपेडेंस कम होते के साथ ही सर्किट ज्यादा ब्राइट करेगा, बल्ब ज्यादा ब्राइट करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे तुम ये बताओ, बल्ब की ब्राइटनेस वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए? क्या वो तुम्हें एक्सएल और उसके अपोजिशन और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ समझ में आ गए सारे के सारे? और क्या तुम्हें एलसीआर सर्किट का इतना इतना सब कुछ समझ में आ गया जो बताया? और नहीं आया भाई समझ में? एलसीआर में तो प्रॉब्लम नहीं करोगे अब। कल क्लास रखते हैं, क्योंकि आपके 27 को पेपर है, हमें सारी चीजें करनी तो रखनी पड़ेगी क्लास। तो मॉर्निंग में बुलाते हैं आप लोगों को। देखो यार, बारिश का तो आपको फिक्स नहीं है ना।
शाम को भी हो सकती है बारिश। तो सुबह 8 बजे रखते हैं क्लास, 8 से 9:30। देखो बच्चों, पता है क्या है, कुछ नहीं है तेरा। 8 to 9:30। बच्चों बाद में 11th वालों को बुला रखा है। चलो मैं ग्रुप में फाइनल टाइम डाल रहा हूँ, लेकिन टेंटेटिव टाइम है 8 से 9:30। दूसरी बात, इन एनी केस अगर सुबह बहुत तेज बारिश होती है, सपोज करिए अगर होती है तो अभी बंद कर दो। अगर मान लीजिए कि अगर सुबह बहुत तेज बारिश हो रही है